एक्सरसाइज 7 के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली पीछे क्लास में जो मैंने आपको बताया था रासायनिक विकास की उत्पत्ति, उसी पर मैं फोकस करना चाहता हूं। एक एक्सपेरिमेंट, एक यूरे और मिलर साहब, इन दोनों साहब, ये दोनों जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऑपरेन के सिद्धांत जो दिया गया था ऑपरेन के द्वारा, ऊर्जा की उपस्थिति में रासायनिक संयोजन से जीवन की उत्पत्ति हुई, उसी का आधार पर इन दोनों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में 1953 में इन्होंने क्या किया, कंपोजिशन लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन तीनों का एक फ्लास्क में एक निश्चित अनुपात लिया, 1:2:2, 1:2:2, इस तरह के निश्चित अनुपात, एक फिक्स अनुपात में इन्होंने एक फ्लास्क में इन तीनों को गैसेस स्टेज में लिया। एक और फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में उन्होंने डाला जलवाष्प H2O वेपर के रूप में। दूसरे पर दोनों फ्लास्क को ज्वाइन किया। दोनों फ्लास्क के ज्वाइन करने के बाद इनके दिमाग में आया ये रिएक्शन ऊर्जा की उपस्थिति में होगा। तो ऊर्जा उसमें प्रारंभिक आदि पृथ्वी के समय में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था, आप भी जानते हैं, थंडरबोल्ट यानी बिजली चमकना, लाइटनिंग, वॉल्केनो, इस तरह की कुछ प्रावेगिक किरणें, इस तरह की कुछ स्रोत थे जो कि ऊर्जा का काम करता था। इन्होंने कहा उसका जो हाई वोल्टेज है उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, गैस से भरे हुए फ्लास्क में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिया, पॉजिटिव निगेटिव, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हाई वोल्टेज, उच्च तीव्रता वाली हाई वोल्टेज को उन्होंने स्थापित किया और विद्युत धारा प्रवाहित किया, जिससे देखा क्या, तीव्र चिंगारी उत्पन्न हुई। और तीव्र चिंगारी जब उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से फिर क्या हुआ, रासायनिक मिश्रण शुरू हो गया। रासायनिक मिश्रण होने के फलस्वरूप इन्होंने अंतिम में देखा क्या, निष्कर्ष जो देखा, एक तरल माध्यम में इन्होंने जो परीक्षण किया, जो प्राप्त हुआ, उसमें कई तरह के एमिनो एसिड, एज लाइक एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे ऐसे एमिनो एसिड का इन्होंने मिश्रण देखा। इससे स्पष्ट होता है कि एमिनो एसिड्स के साथ साथ कई तरह के और भी कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ, और वैसे वैसे यौगिक थे जिसे आज के डेट में देखा जाता है सजीव की कोशिकाओं की उपस्थिति। अर्थात इस तरह के रासायनिक संयोजन कैसे प्राप्त हुआ, मैन रूप से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों, और नाइट्रोजन, इन सभी संरचनाओं के समावेश से इन्होंने क्या देखा, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, जो आज के सजीव की कोशिका में उपस्थित है। इससे इन्होंने प्रमाणित किया प्रयोग के द्वारा, बिल्कुल रासायनिक संयोजन से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। ये था प्रयोग मिलर और यूरे का। इसके साथ मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पीछे क्लास में रासायनिक विकास में परमाणु अवस्था, कार्बनिक और अकार्बनिक का, न्यूक्लिक अम्ल का, जटिल कार्बनिक यौगिक का, ये सब निर्माण मैंने बताया, उसी का आधार पर मैंने प्रयोग से साबित किया। अब मैं बताना चाहता हूँ इस तरह का जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले क्या हुआ। आपने देखा था समुद्री यानी समुद्र के जल में इस तरह का विकास हुआ, रासायनिक विकास। तो समुद्र के जल में ही देखा गया एक सिंपल सी संरचना मैं बताना चाहूंगा। सिंपल सी संरचना कॉसरवेट्स, प्रोटोकोशिका, प्रोटोबायोन, उसके बारे में चर्चा करता हूं। आइए मैं बात कर रहा हूं, जब आपने देखा कि रासायनिक विकास, उसी पर मैं बताना चाहता हूं फॉर्मेशन ऑफ कॉसरवेट्स। एक्चुअली कॉसरवेट्स है क्या, एक प्रकार का प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स, आपसे प्रोटोबायोन्स क्या होता है, प्रो बिफोर, यानी कहता पूर्व रासायनिक तंत्र। पूर्व रासायनिक तंत्र वैसा तंत्र जिसमें जीवन के अधिक लक्षण, एक या अधिक लक्षण उपस्थित हो। पूर्व जैविक रासायनिक तंत्र जो सजीव तंत्रों का एक या एक से अधिक लक्षण को उपस्थिति बताता है, मौजूदगी बताता है, वैसे तंत्र को एक नाम दिया गया प्रोटोबायोन्स। उसी का एक एग्जाम्पल है कॉसरवेट्स। आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना, मैं बताना चाहूंगा। आपने देखा था समुद्री जल में कई तरह के अणु, परमाणु, कई तरह की चीजें समावेश हुआ रासायनिक, उसमें चेंजिंग आया, तो आप देख रहे थे प्रोटीन या इससे भी जैसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। कई तरह के जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, इन कार्बनिक यौगिकों में देखा गया
प्रोटीन के ऐसे अणु जिनका कैरेक्टर था हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब आप जानते होंगे पानी के साथ लगाव, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूरी। तो हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर का प्रोटीन का अणु का समूह बना और धीरे धीरे देखा गया यह अणु या कार्बनिक अणु समूह में एक संरचना बनाया जो जल के आवरण से घिरा हुआ था, कोलोइडल संरचना बनाया। कैसा बनाया? कोलोइडल। और ये कोलोइडल स्ट्रक्चर बनाया, कोलोइडल अणु, और ये जल में घुल करके निलंबित होकर के अर्थात इमल्सन बनाया। क्या बनाया? इमल्सन। और इस तरह के कोलोइड का काफी संरचनाएं आपस में छोटे छोटे कोलोइड समूह बनाए और उस समूह के चारों ओर जल का आवरण घिरा हुआ था। उस घिरे हुए सामूहिक गोलाकार संरचना को एक वैज्ञानिक जिनका नाम था सिडनी फॉक्स, ये साहब ने इसका नाम रखा माइक्रोस्फीयर। देखिए नाम से है माइक्रो, छोटा, स्फीयर गोलाकार संरचना। सिडनी फॉक्स ने इसका नाम रखा माइक्रोस्फीयर। फिर से समझिएगा माइक्रोस्फीयर क्या है। सिडनी फॉक्स के द्वारा दिया गया एक कोलोइडल समूह का नाम है माइक्रोस्फीयर, जिसमें सजीव तंत्र का एक या एक से अधिक लक्षण उपस्थित थे। दूसरा चीज मैं इसी पे बताना चाहूंगा, कोलोइडल तंत्र जो बना इसमें देखा गया छोटे छोटे कोलोइड के अणु बने, इसमें विपरीत आवेश यानी प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव आवेश होने के बाद एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा कोलोइड तंत्र बनाया जो कि अघुलनशील प्रकृति का था। उसे ऑपरीन ने, कौन वैज्ञानिक? ऑपरीन के द्वारा उसका नाम रखा गया कॉसरवेट्स। तो कॉसरवेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई? कार्बनिक अणु, ध्यान रखेंगे, कार्बनिक अणु का सामूहिक रन हुआ और वह एक कोलोइडल संरचना बनाया जो कि जल में निलंबित होकर के इमल्सन बनाया और वह कोलोइड धीरे धीरे करके कोलोइड अणु एक बड़ा सा अणु बनाया मिलकर के, और उसी बड़ा अणु को अघुलनशील प्रकृति के कोलोइड के बड़ी संरचना को ऑपरेन ने क्या नाम दिया? कॉसरवेट्स, जिसमें सजीव तंत्र के एक या अधिक लक्षण उपस्थित थे। अब जब इस तरह के लक्षण उपस्थित वाले प्रोटोबायोन्ट्स मिल गए तो फिर अब आता है जैव विकास का, क्योंकि अभी तक आपने रासायनिक विकास देखा जहां पर जीवन की उत्पत्ति थोड़ा मोड़ा नजर आने लगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन जैसी संरचना बनी। न्यूक्लिक अम्ल जो आनुवांशिक पदार्थ है, और जब उस तरह के आधार मिल चुके हैं जिसे आज के डेट में मानव का या कोई भी सजीव का आनुवांशिक तंत्र में माना जाता है, तो ऐसे आधार मिलने पर जीव की उत्पत्ति आसानी से पता किया गया। फिर जैव विकास, यानी मैंने आपको बताया था आदिकालीन पृथ्वी, रासायनिक विकास और जैव विकास, तीन कैटेगरी में। तो जैव विकास में आपको इसके बाद ले चलता हूं कैसे कैसे जैव विकास मिले और उनका जैव विकास, जो कि मैंने आपको रासायनिक विकास के बाद की प्रक्रिया बताना चाहूंगा क्रमिक विकास के रूप में। तो जैव विकास यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अलग अलग चरण में हुई। कैसे हुई? देखिए एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आप कहते हो प्रोटोकोशिका की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति प्रोटोकोशिका की उत्पत्ति, या इससे भी अच्छा आप कह सकते हो प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति। जब प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति होगी वह कैसा होगा वो बताता हूं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पढ़ोगे, जैसे अगर इसको ए कहते हो, दूसरा स्टेप पढ़ोगे प्रारंभिक कोशिका की उत्पत्ति, जिसको आप प्रोकैरियोट कहते हो। तीसरा स्टेप में आप देखोगे स्वकोशी की उत्पत्ति, और चौथा स्टेप में आप देखोगे यूकैरियोटिक। तो आज सब तरह के जीव को आप देख रहे हो। इस तरह से धीरे धीरे विकास का क्रम है, उसको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले आप समझेंगे प्रोटोकोशिका या प्रारंभिक जीव। सबसे पहले आपने देखा कॉसरवेट्स, जिसमें कि आपने देखा कि कुछ उसमें सजीव तंत्र के लक्षण उपस्थित थे। तो कॉसरवेट्स ध्यान समझेंगे, कॉसरवेट्स में विशेष प्रकार की एंजाइम, कॉसरवेट्स में विशेष प्रकार की एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसके संभावना जगी कुछ विशेष तरह के कार्बनिक यौगिक, जैसे एज लाइक एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसका निर्माण हुआ, इसका संश्लेषण हुआ। जैसे न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण हुआ तो न्यूक्लिक एसिड में क्या देखा गया? इसमें स्वद्विगुणन की क्षमता, यानी खुद से अपने जैसी संरचना को बनाने की क्षमता। इसके साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण को उत्प्रेरित करता था, उसको उत्प्रेरित करके प्रोटीन निर्माण में भागीदारी। जब इस तरह का प्रोटीन बन गया, न्यूक्लिक एसिड बन गया, तो देखा क्या गया? ये दोनों एक दूसरे से जुड़ करके न्यूक्लियोप्रोटीन बना दिया। क्या बना दिया? न्यूक्लियोप्रोटीन बना दिया। और जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन जैसी संरचना बनी तो एक विशेष आपने देखा होगा, वायरस का नाम सुना होगा।
और वायरस कोई और चीज की नहीं बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक यानी प्रोटोकोशिका के रूप में वायरस यानी प्रारंभिक जीव के रूप में वायरस की उत्पत्ति होगी। इस तरह से जैसे ही इस तरह से जीवन का चक्र चलने लगा, उत्पत्ति होने लगा, उसका नेक्स्ट स्टेप में देखा गया प्रारंभिक कोशिका। अब आप देख रहे हैं जैसे वायरस की उत्पत्ति हुई, न्यूक्लिक एसिड बन गया, प्रोटीन बन गया, तो धीरे धीरे इस तरह की संरचनाएं, न्यूक्लिक एसिड हुआ, प्रोटीन, ये सब जो कार्बनिक यौगिक थे अपने आसपास और भी कार्बनिक पदार्थ का संग्रह करने लगे। और कार्बनिक पदार्थ का जब संग्रह करने लगे, ये क्या करने लगे, कोशिका के मेन रूप से कोशिका द्रव्य, इसके साथ साथ कोशिकीय तंत्र, इस तरह की चीजों का निर्माण करना शुरू कर दिया। सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूं। जैसे इस तरह का निर्माण करना शुरू किया तो फिर इस तरह से कोशिका, प्रारंभिक कोशिका का निर्माण हुआ। उस कोशिका का आ गया प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप जानते हैं हमारी धरती पर बैक्टीरिया, इसकी उत्पत्ति हो गई। यहां तक हुई। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जब उत्पत्ति हुई उस समय ऑक्सीजन नहीं था, हमारा अर्थ अपचायक रिड्यूसिंग था, तो फिर इसका पोषण की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, जो कोशिकीय स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करने लगा, सबसे पहले अवायवीय एनारोबिक, सबसे पहला आप समझेंगे। दूसरा चीज विषमपोषी कैरेक्टर, ध्यान रखेंगे, अर्थात हेट्रोट्रॉप्स। इस तरह से ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति शुरू हो गई। जैसे ही प्रारंभिक कोशिका बन गया, इसके बाद ध्यान रखेंगे नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें, स्वपोषी। कैसे, जब बैक्टीरिया आया, इसी में देखा गया कुछ इस तरह के गुण आने लगे जो रासायनिक पदार्थ, विषमपोषी हेट्रोट्रॉपिक थे, तो कुछ रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल एनर्जी को इन्होंने एब्जॉर्ब करना शुरू किया, सल्फर से, हाइड्रोजन से एब्जॉर्ब करना शुरू किया। और उस एनर्जी का एब्जॉर्ब करने के फलस्वरूप ये कार्बनिक पदार्थ का भोजन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। ऐसे बैक्टीरिया को आप कह सकते हैं कीमोट्रॉप्स, यानी रसायन स्वपोषी, आप कह सकते, रसायन विषमपोषी कह सकते हैं, कीमोट्रॉप्स रसायन पोषी। इसके साथ साथ क्या देखा गया, इसी में जब एक क्वालिटी आया, इसी में एक अलग सा स्पीसीज आया जिसको आप कहते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। इस तरह के जीवों में, इस तरह की संरचना में एक विशेष परिवर्तन हुआ और क्लोरोफिल का विकास हुआ। कोशिका के अंदर किसका विकास हुआ, क्लोरोफिल का परिवर्तन हुआ। और क्लोरोफिल जैसे हुआ, आप जानते हैं इसमें प्रवृत्ति होती है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का। जब ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने लगा, तो ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने लगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषी। इस तरह से प्रकाश संश्लेषी जैसे हुआ, तो प्रकाश संश्लेषी, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषी जीवों का विकास होना शुरू हो गया। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आप जानते हैं किसका इवोल्यूशन होता है, O2, इसकी उत्पत्ति होना शुरू हो गया। हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में आने लगे, और ऑक्सीजन आने लगे तो प्रकाश संश्लेषी जो थे उनको आप प्रकाश स्वपोषी कह देंगे। खुद से भोजन निर्माण करने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो गई। इस तरह से स्वपोषी जीवों की उत्पत्ति हो गई धीरे धीरे। ध्यान से सुनेंगे, जैसे प्रकाश स्वपोषी उत्पन्न हुआ, तो आप जानते हैं हमारे अर्थ पर, जब हमारे अर्थ पर उत्पत्ति होगी ऑक्सीजन की, जो सबसे अधिक जरूरी था, और ऑक्सीजन का अधिकतम होते होते ओजोन का लेयर बन गया हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, और परावैंगनिक किरणों को आने से रोक दिया गया। देखो, ओजोन आप जानते हैं यूवी रे को रोकता है, इसके साथ साथ ओजोन को रोक दिया। अब सूर्य से सिर्फ किरणें आ रही है जो कि ऊर्जा दे रही है। ऐसे में ऑक्सीजन जैसे ही अधिकतम मात्रा हुआ, आप जानते हैं हमारा अर्थ रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, उपचायक हो गया। अब उपचायक होने पर अब देखिए, जैसे ही प्रकाश स्वपोषी हुआ, तो धीरे धीरे नील हरित शैवाल से जो एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, उसमें प्रोटिस्टा आ गया। प्रोटिस्टा है, कवक है, शैवाल है, एल्गी, ये सब का क्रमिक विकास होना शुरू हो गया। और जब इस तरह का विकास हुआ शुरू, तो धीरे धीरे स्वपोषी से यूकैरियोटिक, जिसमें परिवर्तन हो गया, युग, जो कि आज के धरती पर, आधुनिक पृथ्वी पर हम जिस तरह के जीवों को देखते हैं, उन जीवों में यूकैरियोटिक की संख्या है।
कहा जाता है इस तरह से क्रमिक विकास के दौरान इस तरह का विकास हुआ और ऐसे ही विकास होते होते अकशेरुकी इनवर्टिब्रेटा इनका विकास हुआ और इसी के क्रम विकास में जटिल संरचना का विकास हुआ जिसको आप कशेरुकी के रूप में जानते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे पृथ्वी पर जीवन की संपूर्ण उत्पत्ति हुई और जीव हमारे धरती पर फैलने लगे। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति का मैंने पूरा का पूरा व्याख्या किया। एक और चीज बताना चाहता हूं, जैव विकास का प्रकार में है तो कई तरह के प्रकार, जैव विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है तो कई तरह के विकास, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं मुख्य रूप से दो विकास, दो तरह का। एक विकास जिसको आप कहते हो, दो तरह का विकास बताता हूं। एक विकास जिसको आप कहते हो अभिसारी विकास और एक अपसारी। अभिसारी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एक को कहोगे अपसारी। दोनों को अलग अलग करके बताता हूं। मैं बात कर रहा था विकास का प्रकार का, अभिसारी विकास, अपसारी विकास। अभिसारी कन्वर्जेंट, अपसारी डाइवर्जेंट। यहाँ आप अभिसारी में कहते हैं सिंपल सा, किस तरह से सिंपल ध्यान रखेंगे और दोनों को डिफरेंस करके मैं बता देता हूं। इसमें सिंपल कहते हैं असंबंधित जीवों में क्रिया होती है, इसमें कहेंगे संबंधित जीवों में क्रिया होती है। इसमें संबंधित जीवों में क्रिया होती है। इसमें आप कहेंगे कार्यात्मक रूप से समान संरचना की, यानी समान रूप से कार्यात्मक संरचना का निर्माण। इसमें आप कहेंगे भिन्न रूप से कार्यात्मक संरचना का निर्माण। देखिए एकदम डिफरेंस दिखाते हैं, देख रहे होंगे आप। इसी तरह से इसमें आप कहेंगे समान रूप से। इसमें आप फिर दूसरा चीज क्या कह देंगे आप, इसमें जो विकास होता है वह आधारभूत समान संरचना, इसमें आधारभूत समान संरचना से समान रूप का विकास। इसमें आधारभूत संरचना से विभिन्न क्रियात्मक रूपों का निर्माण। यानी आपको मैंने तोड़ के बताया, डिफाइन को एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा। यहां पर आप देखेंगे, गौर से समझेंगे। अभिसारी विकास और सिंपल डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगा, सिंपल तरीके से आप अभिसारी को बोल सकते हैं असंबंधित जीवधारियों द्वारा कार्यात्मक रूप से, असंबंधित जीवधारियों द्वारा कार्यात्मक रूप से समान रूपों का निर्माण होना क्या कहलाता है, अभिसारी विकास। फिर से सुनेंगे, असंबंधित जीवधारियों द्वारा कार्यात्मक रूप से समान संरचनाओं का स्वतंत्र निर्माण क्या कहलाता है, अभिसारी विकास। असंबंधित जीवों द्वारा कार्यात्मक रूप से समान संरचना का विकास, ये तीन डिफरेंस मैंने दे दिया। इसमें उसका उल्टा है, इसमें संबंधित जीवों में होगा लेकिन भिन्न रूप से क्रियात्मक। अब सारी को मैं डिफाइन कर देता हूं, ध्यान रखेंगे। आधारभूत रूप से समान संरचनाओं के, आधारभूत रूप से समान संरचनाओं के क्रियात्मक निर्माण को क्या कहते हैं, अपसारी विकास। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं इसको उसको। आप जानते हैं कीट और पक्षी, इन दोनों में पंख आप जानते हैं। कीट और पक्षी क्या संबंधित जीव है? नहीं है, दोनों अलग अलग जीव है। दोनों में जो पंख निर्माण हुआ, तो दोनों का जो पंख निर्माण हुआ, ये पंख निर्माण दोनों का एक समान काम करता है, इसलिए यहाँ पर मैंने दिया समान रूप से कार्यात्मक। ध्यान रखेंगे, समान रूप से कार्यात्मक, पंख दोनों का समान काम करता उड़ने का। दूसरा चीज बड़ी लिखा आधारभूत समान संरचना, यानी इसका भी निर्माण हो रहा आधारभूत समान संरचना से, अर्थात इन दोनों से पंख का निर्माण होता समान क्रिया करने के, लेकिन जीव अलग अलग है, असंबंधित जीव। इसमें आ जाइए संबंधित जीवों में जितने भी स्तनधारी, स्तनधारियों में अग्रपाद, आप जानते हैं फोरलिंग, अग्रपाद का निर्माण होता है
लेकिन उनमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होता है। यहां लिखा है भिन्न भिन्न रूप से कार्य। जैसे घोड़ा, घोड़ा में आप जानते हो चलने के लिए अग्रपाद होता है। मानव में पकड़ने के लिए, हाथ से आप पकड़ते हो कोई चीज को, देखते हो। इसी तरह चमगादड़ में, चमगादड़ भी स्तनधारी है, याद रखेंगे, इसमें उड़ने के लिए है, सब में निर्माण है, लेकिन सबका अलग अलग क्रियात्मक रूप है। ऐसे विकास को कहता है अपसारी विकास। इसमें आप देख रहे हैं और संबंधित जीवों में समान क्रियात्मक रूप का निर्माण होता है, इसको कहता है विसारी विकास। इस तरह से दो तरह का विकास का प्रकार बताया। वैसे तो कई विकास के प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से दोनों का डेविएट करके बने होता है। अगले वीडियो में जैव विकास जो हुआ उसका प्रमाण मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा अलग अलग तरीके।